डियर स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और ये प्रश्न आपके लिए है विशेष रूप से बीए सेकेंड सेमेस्टर का है ये, अर्थात जो लोग बीए पार्ट 1 में हैं और सेकेंड सेमेस्टर में आपको परीक्षा देना है, तो ये उन लोगों के लिए प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कुल मैंने 7 प्रश्न डाल दिए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ये जो 7 आंसर्स हैं, यही 7 आंसर्स आपको जो है इसके उत्तर भी आपको लास्ट अंत में वीडियो में मिलेंगे। और यदि आप जो है इस वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं और कमेंट करते हैं, तो आपको मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो वीडियो को समझने के लिए, इन क्वेश्चन के आंसर्स पाने के लिए आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, यह इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है, कोर्स टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री, रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री है इसमें। और फिर उसके बाद ये यूनिट 6 है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 पोएम है, सभी यूनिट्स में लगभग 3-3 पोएम दी गई हैं। तो इसमें आपने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक 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 पढ़ लिया है, मैथ्यू ऑल्डर की डबल बीच पढ़ लिया है और रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस ये है। ये बहुत शानदार जो पोएम है, इसी के बारे में हमको आज अध्ययन करना है, आज इसी के बारे में हमको समझना है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये वीडियो के सारे प्रश्न को भी समझ जाएंगे और आप परीक्षा भी में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि आपसे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके जो है एक जो है ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक लिख दिया था, ऐसे ही इसको ध्यान मत दीजिए, बल्कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का इंट्रोडक्शन है, केवल एक एक्सप्लेनेटरी इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बोर्न इन 1812 में पैदा हुए थे इन लंदन, इंडिया। कल्चर्ड एंड इंटेलेक्चुअल रिच फैमिली, ये कल्चर्ड और इंटेलेक्चुअल रिच फैमिली में पैदा हुए थे। हिज फादर पॉसेस, उनके पिता के पास जो पॉसेस था, वो मालिक था अ लार्ज पर्सनल लाइब्रेरी, उनकी एक बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी, विच अलाउड ब्राउनिंग एक्सेस टू बुक्स ऑन हिस्ट्री, और ये जो है वो एक्सेस कर सकते थे, अर्थात उस पर जो है उनकी पहुंच थी, वहां पे एक्सेस के माने यहाँ पे पहुंच से रिलेटेड है, टू द बुक्स ऑन द हिस्ट्री, किन किन चीजों पर, हिस्ट्री की बुक पर जो है उनके पहुंच में थी, अर्थात वो पा सकते थे, फिलॉसफी की बुक्स पा सकते थे, आर्ट एंड लिटरेचर की पा सकते थे, फ्रॉम एन अर्ली एज। वो जिसके घर में खुद की लाइब्रेरी होगी तो उनको इन किताबों से लगाव हो जाता है, तो इनको भी उन चीजों से लगाव हो गया था और ये सारी किताबें उनके पास अवेलेबल थी, इसके लिए उन्हें मार्केट में नहीं जाना था। दिस इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग चाइल्डहुड शेप्ड ब्राउनिंग्स डीप इंटरेस्ट इन द ह्यूमन माइंड, मोरल क्वेश्चंस एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग जो था, जो उनका उत्तेजना थी, या जो है इंटेलेक्चुअल उत्तेजना जो थी उनके बचपन की, उसी ने उसको शेप कर दिया था, ब्राउनिंग्स की डीप इंटरेस्ट को इन द ह्यूमन माइंड, और मॉरल क्वेश्चन पर भी कुछ नैतिक प्रश्न भी उनके हो गए थे, एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी पर भी उनके प्रश्न हो गए थे। ये सारी चीजें उनके अंदर आ गई थी। अनलाइक मेनी पोएट्स, जैसे बहुत से पोएट होते हैं, ब्राउनिंग डिड नॉट सफर फ्रॉम द अर्ली हार्डशिप, इंस्टीड हिज चैलेंज ले इन अ बीइंग एन इंटेलेक्चुअल अहेड ऑफ हिज ऑडियंस। जैसे और भी पोएट होते हैं तो उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो इनके पास नहीं था, बल्कि हार्डशिप नहीं थी, बल्कि ये इनके पास चैलेंज नहीं थे, और ये एक ले इन बीइंग, ये थे इंटेलेक्चुअल अहेड, ये एक इंटेलेक्चुअल अहेड में थे, अर्थात इनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल सिस्टम था और इन चीजों को वो अफोर्ड करते थे ऑफ हिज ऑडियंस। ब्राउनिंग बिलोंग्स टू ए विक्टोरियन एज, ब्राउनिंग जो है बेसिकली विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, और ये क्या था, अ पीरियड मार्क्ड बाय अ रैपिड साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिलीजियस डाउट एंड द मोरल क्वेश्चन। ये जो विक्टोरियन एज जो थी, वो जो पहचाना जाता है, माने निशान नहीं है यहाँ पे, पहचाना जाता है बाय रैपिड साइंटिफिक डेवलपमेंट, एक साइंटिफिक बहुत तेजी से विज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा था, रिलीजियस डाउट बढ़ रहे थे और नैतिक क्वेश्चन क्रिएट हो रहे थे। व्हाइल मेनी विक्टोरियन पोएट्स, जबकि बहुत से विक्टोरियन पोएट्स थे, एक्सप्रेस इमोशनल
अनसर्टेनिटी। जो कि बहुत से विक्टोरियन पोएट थे वो इमोशनल अनसर्टेनिटी को वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी पोएम में। ब्राउनिंग शोड इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस एंड द मोरल ऑप्टिमिज्म। उन्होंने क्या किया था, ब्राउनिंग ने इन सारी चीजों को हटा करके क्या शो किया था, वो शो करते हैं इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस, उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस आ गया था, वो उसको शो करते हैं, और मोरल ऑप्टिमिज्म को भी शो करते हैं, अर्थात जो नैतिक आशावाद था उसको भी शो करते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द ब्राउनिंग्स पोएट्री, ब्राउनिंग की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, पोएट्री includes human psychology, moral struggle, ambition, guilt, power, faith and the hidden motives behind the human action। जो ये सारी चीजें उनके अंदर आई थी कि जो इनकी सेंट्रल थीम थी, जो उनकी पोएट्री की जो सेंट्रल थीम थी ब्राउनिंग की, वो पोएट्री की, वो इसमें क्या कहते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं, मोरल स्ट्रगल नैतिक संघर्ष की बात करते हैं, महत्वाकांक्षा की बात करते हैं, पापों की बात करते हैं, पछतावे की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, और जो इंसान के अंदर हिडन मोटिव्स हैं उसकी बात करते हैं, जो मनुष्य के एक्शन से पता लगता है, इन सारी चीजों का वो वर्णन करते हैं पोएम में। ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत तेज इसको बताया है, थोड़ा सा एक बार अगर ये हो तो वीडियो को पास करके एक दो बार देख लीजिएगा। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश पोएट्री इज द डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। इनका जो सबसे महान जो कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है इंग्लिश पोएट्री में है, वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ फॉर्म इन विच अ सिंगल स्पीकर रिवील्स हिज कैरेक्टर। इसमें जो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है कि वो एक सिंगल कैरेक्टर होता है, और वो जब वो बोलता है तो वो अपनी अंदरूनी भावना को व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए कि उसने कोई मिस्टेक की है, वो सभी लोगों के सामने अपने मिस्टेक को वो नहीं एक्सेप्ट करता है, तो वो खुद से बात करता है, उसी को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहता है, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि ऑडियंस सामने बैठे हुए हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है, और वो अपनी जो है कोई भी चीज हो, उसकी जो उसका पछतावा हो, रिपेंट हो, या उसकी हैप्पीनेस हो, या कोई भी चीज हो, वो अपने अकेले में ये कहता है, उसको ये आभास होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग उस चीज को कहते हैं कि बोलने वाले को यह आभास होता है कि मेरी बात को कोई सुन नहीं रहा होता है। तो उसी ने जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इस चीज को क्रिएट किया था, ड्रामेटिक मोनोलॉग, कि जो है स्पीकर्स रिवील्स हिज कैरेक्टर अनकॉन्शियसली, अनजाने में वो अपनी जो है बात को कह देता है थ्रू स्पीच, बोल करके। ब्राउनिंग्स इंपॉर्टेंस लाइज इन हिज एबिलिटी टू एक्सप्लोर द इनर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये क्या कहते हैं, ब्राउनिंग जो है की इंपॉर्टेंस जो है लाइज इन हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता में है टू एक्सप्लोर, शो करना द इनर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग इसी बात को अपने जो है पोएम में शो कर देता है कि मनुष्य के इंटरनल भावनाएं क्या हैं, उन्हीं के माध्यम से वो शो को प्रस्तुत कर देता है। He shifted poetry from external description to psychological analysis, making him one of the most intellectual, challenging poet of the Victorian age. उसकी जो पोएट्री थी उसने शिफ्ट कर दिया था एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन, जो बाहरी वर्णन था उसको हटा करके एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस दे दिया था, साइकोलॉजिकल मूल्यांकन दे दिया था, और मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल, और इसी ने उसको एक इंटेलेक्चुअल और चैलेंजिंग पोएट बना दिया था ऑफ द विक्टोरियन एज का। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट फेमस प्रोमिनेंट वर्ड्स जो इसके हैं, ये जो है माय लास्ट डचेस है, ये साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ पावर एंड क्रुएल्टी है, जो है एंड्रिया डेल साल्टो है, फ्रा लिप्पी है, और द रिंग एंड द बुक है, हिज लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट एम्बिशियस वर्क है ये। आगे देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन जो है जो माई लास्ट डेचेस का ये इंट्रोडक्शन यहां पे मैंने नहीं लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द माई लास्ट डेचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग माई लास्ट डेचेस, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। माई लास्ट डेचेस एक्सप्लोर्स पावर, जेलेसी एंड कंट्रोल विद इन मैरिज। क्या कहता है
कि ये इसमें माय लास्ट डचेस में वो शो करता है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और वो शो करता है कि इसको पावर को शो करता है, जेलिसी को शो करता है एंड कंट्रोल विद इन द मैरिज, और मैरिज में मिलन में जो उसकी जो है कंट्रोल है उसको ये शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि किन किन चीजों को इसमें शो करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको लिखा है, देखिएगा कितनी सिंपल लैंग्वेज इसकी है। स्पोकन बाय द ड्यूक ऑफ फेरारा, ये ड्यूक फेरारा जो है वो अपनी बात कहता है, अपनी मैरिज के बारे में बात करता है, वही ये उसके बाद बोली जाती है और उसी के पोएम के फॉर्मेट जो है क्वाइन कर देता है। द पोएम रिवील्स हिज कैरेक्टर थ्रू कैजुअल स्पीच, वो जो है फेरारा की जो ये है इस पोएम जो है उसके कैरेक्टर को शो करती है कैजुअल स्पीच जो वो कभी कभी बोलता है, while displaying a portrait of his late wife, वो जो उसकी जो एक लेट वाइफ है अर्थात जो अब इस दुनिया में वो पत्नी नहीं है उसके बारे में जब वो बात करता है तो उसी को ये शो कर रहा है। इसमें वो अपनी लेट वाइफ के बारे में बात कर रहा है, उसी को शो कर रहा है। और फिर आगे देखिए ये क्या कर रहा है, लेट वाइफ ब्राउनिंग एक्सपोजेस विक्टोरियन पैट्रियार्की, moral corruption and psychological tyranny using irony, restraint and the subtle revelation rather than the direct judgment by the dramatic irony alone masterfully। देखिए इसमें बात यह आती है कि ब्राउनिंग ना इसमें क्या चीज को एक्सपोज करता है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि इस पोएम में ब्राउनिंग एक्सपोज किस चीज को करता है, वर्णन किस चीज को करता है, विक्टोरियन पैट्रियार्की करती है जो पुरुष से संबंधित होते हैं कि सारी संपत्ति, पिता की सारी संपत्ति बाप बेटे को ही मिलेगी, इन्हीं सब चीजों पे वो वर्णन करता है। और ड्यूक इसी बात पर बड़बड़ा रहा है, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है और वो पत्नी की संपत्ति का शायद ये सोच रहा है कि हक पत्नी का भी हक होता है, और इन्हीं सब चीजों के बारे में ये बात होती है कि जो है पुरुष डोमिनेटेड जो सोसाइटी है उसी की इसमें बात की जाती है कि वो सारी चीजें हैं जिसमें कि एक आप देखते हैं हमारे भी समाज में है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को अपनी संपत्ति देते हैं, सारी संपत्ति बेटों को दे देते हैं। तो यही चीज होती है, इसी के बारे में इसमें वर्णन की गई है। और एक मॉरल करप्शन की बात की गई है और साइकोलॉजिकल टायरनी की बात की गई है, और टायरनी के माने यहाँ पे जुल्म के है, साइकोलॉजिकल टायरनी की बात की गई है, अत्याचार की बात की गई है। और वो यूजिंग आयरनी, और सबसे पहली बात यह है कि वो आयरनी का यूज करता है अर्थात दंड का यूज करता है, रिस्ट्रेन का यूज करता है एंड सब्टल लिबरेशन का यूज करता है। इसमें सारी चीजों को यूज करता है रादर देन डायरेक्ट जजमेंट। वो रादर जजमेंट नहीं देता है बल्कि उस पर वो शो करता है। किस तरीके से बात करता है, बाय ड्रामेटिक आयरनी एलोन मास्टरफुली, और उसको जो ड्रामेटिक आयरनी के रूप में उसे करता है, बिल्कुल अलग तरीके से उसे प्रस्तुत कर रहा है। जरा सा थीम देखा जाता है पोएम की कि पोएम की थीम क्या है। द सेंट्रल थीम ऑफ द माय लास्ट स्टेज इज अब्यूज ऑफ पावर। ये अब्यूज ऑफ पावर है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो लास्ट जो इसकी है अब्यूज ऑफ पावर है कि इसमें है विदिन पैट्रियार्कल अथॉरिटी। ये एक देखिए अब्यूज के माने गाली मत समझिएगा, अब्यूज के माने आलोचना है, उसके ऊपर जो है कुछ कहना है, उसको भी अब्यूज कहते हैं यहाँ पे। विद इन द पैट्रियार्कल यानी कि जो पुरुष प्रधान, या जो मैंने अभी बताया कि पिता जो है सारी संपत्ति बेटों के नाम कर देता है, उसी पर ये वर्णन कर रहा है। और क्या कह रहा है, अथॉरिटी। ब्राउनिंग एग्जामिन्स हाउ प्राइड, जेलिसी एंड ऑब्सेशन विद स्टेटस डिस्ट्रॉय ह्यूमन रिलेशनशिप। किस तरीके से, और इसमें उसका एग्जामिन कर रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है किस चीज का, कि किस तरीके से प्राइड, घमंड, जेलिसी जो है जलन, और क्या है ऑब्सेशन, सनक, ये किस तरीके से क्या करती है, ऑब्सेशन
ऑब्सेशन विद द स्टेटस डिस्ट्रॉय ह्यूमन रिलेशनशिप, और स्टेटस विद स्टेटस के साथ जो है मनुष्य की इतनी जो है प्राइड है, जेलिसी है और ऑब्सेशन है, जो सनक है, वो ह्यूमन रिलेशनशिप को किस तरीके से बर्बाद कर देता है, इसकी बात करते हैं। द ड्यूक ट्रीट्स his wife as a possession rather than an equal partner। वो जो है ना, ड्यूक जो था ना, वो अपनी पत्नी के ऊपर किस तरीके से बात करता था, वो ये समझता था कि वो उसकी पोसेशन है, वो अर्थात उसका उस पर स्वामित्व है, रादर देन एन इक्वल पार्टनर। वो पत्नी को इक्वल पार्टनर नहीं समझता था, बल्कि वो समझता था कि ये मैं इसके ऊपर जो है मेरा स्वामित्व है, मेरा इसके ऊपर अधिकार है। और आगे क्या कहता है कि वैल्यूइंग सोशल रैंक, और उस वैल्यू दे रहा है सोशल रैंक को ओवर इमोशनल सिंसियरिटी। वो जो इमोशनल सिंसियरिटी पर वो जो है वैल्यू कर रहा है किसको, सोशल रैंक को, सामाजिक रैंक को ज्यादा महत्व दे रहा है, अपने सिस्टम को नहीं देख रहा है कि ये क्या चीज है, हमें क्या सिंसियरिटी है, हमारी क्या वफादारी है, हमारी क्या लॉयल्टी है, उसको ये शो नहीं कर रहा है। Her natural joy and kindness offend his rigid sense of control। उसका जो नेचुरल जॉय है, उसकी काइंडनेस है, वो प्रभावित हो जाती है उसके रिजिड से, अर्थात जो है ड्यूक की रिजिड से, ड्यूक की जिद के रिजिड सेंस से जो कंट्रोल करता है, वो उसमें सारी जो है अफेंड करती है, प्रभावित हो जाती है। आगे इन सारी चीजों को देखिए कि अफेंड कर देती है, कि जो है उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाती है। जो इसकी जो सनक है, सारी चीजें हैं, वो उसकी पत्नी की भावनाओं को चोट पहुंचाते, ये चीज कह रहा है इसमें। आगे देखिए, द पोएम एक्सपोजेस हाउ अथॉरिटी साइलेंस, किस तरीके से अथॉरिटी साइलेंस कर देती है, मौन कर देती है, किसको, इंडिविजुअलिटी को, जो व्यक्तिगत जो चीजें होती हैं, व्यक्तिगत जो सिस्टम होती हैं, उसको किस तरीके से ये चुप करवा देती है, खामोश करवा देती है। कन्वर्स, और दूसरी बात करते हैं, कन्वर्स बदल देता है, किस चीज को बदल देता है, कन्वर्स कर देता है, बदल देता है, किस चीज को कन्वर्स कर देता है, लव को इनटू डोमिनेशन। ये लव को डोमिनेशन में, प्रभुत्व में और प्रबलता में इसको बदल देता है। अर्थात जो है, अगर किसी का जो प्रेम है, तो वो प्रेम जो है एक प्रभुत्व में, डोमिनेशन में चेंज हो जाता है। अगर एक अथॉरिटी साइलेंस अथॉरिटी होती है, तो वो जब उसको चुप करा दिया जाता है, तो किस तरीके से प्रेम जो है एक जो है प्रभुत्व पर हावी हो जा, प्रभुत्व उस पे ऊपर हावी हो जाता है, ये चीज इसमें शो कर रहा है। आगे देखिए इसमें क्या, ब्राउनिंग ऑल्सो क्रिटिक्स, ब्राउनिंग क्रिटिसाइज करता है अरिस्टोक्रेटिक मोरालिटी वेयर अपीयरेंस मैटर्स मोर देन कंपैशन। ब्राउनिंग ये शो कर रहा है ना, यहाँ पे ब्राउनिंग की एक चीज और ये है कि क्रिटिसाइज करता है कि अरिस्टोक्रेटिक जो मोरालिटी है, जो ऊंचे लोगों की जो मोरालिटी है, नैतिकता है, वेयर जहां पे अपीयरेंस जो है मैटर करता है, मामला रखता है, मोर देन द कंपैशन, दया भाव की अपेक्षा वहां पर उनके अंदर जो है एक अपीयरेंस है, दया भाव नहीं, क्या दिखना चाहिए, वो उस चीज को इसमें शो करता है पोएम में, कि आप क्या हैं उसको नहीं शो करता है, बल्कि क्या दिखना चाहिए उस पे शो करता है, जिससे जो इंटरनल कंपैशन जो है, जो दया भाव है, वो जो है घायल हो जाता है, परेशान हो जाता है। आगे देखिए, थ्रू कंट्रोल्ड लैंग्वेज एंड ड्रामेटिक आयरनी द पोएट रिवील्स द डेंजर्स ऑफ द unchecked power, emotional repression and ego driven cruelty operating beneath civilized manners। देखिए ये जो क्या करता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रू कंट्रोल्ड लैंग्वेज, उसकी भाषा जो है ना बहुत ही कंट्रोल्ड है लैंग्वेज के, वो जो है ना ड्रामेटिक आयरनी का वो ड्रामेटिक तरीके से उस पर व्यंग करता है। वो जो ब्राउनिंग जो है रिवील्स करता है, ओपन करता है, क्या करता है, डेंजर्स को दिखाता है। किस चीज को डेंजर्स को दिखाता है, वो डेंजर इस तरीके से दिखाता है ऑफ अनचेक्ड पावर, कि
अनचेक्ड पावर अर्थात किसी को असीमित पावर हो जाए तो वो उसकी भयानकता को दिखाता है। इमोशनल रिप्रेशन को दिखाता है कि जो भावनात्मक जो है दबाव है उसको दिखाता है। एंड ईगो, और ईगो को दिखाता है ड्राइवन, जो ईगो जो है ड्राइवन होता है क्रूएल्टी ऑपरेटिंग बिनेथ द सिविलाइज्ड मैनर, और किसको सिविलाइज्ड मैनर को भी वो ईगो के माध्यम से जो है ड्राइव करता है अर्थात कंट्रोल करता है। इस पोएम में एक बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से, ड्रामेटिक व्यंग्यात्मक रूप से ये शो किया गया है कि किस प्रकार से एक जो है ईगो जो होता है या क्रूएल्टी जो होती है वो ऑपरेट करती है एक सिविलाइज तरीके को, यानी कि सिविलाइज जो तरीका है, जो सभ्य तरीका है, उसको जो अगर आप ईगो से ड्राइव करेंगे, ईगो से उसको कंट्रोल करेंगे तो वो कितना खतरनाक हो जाएगा वो ये बताता है। आगे देखिए उसमें क्या कहता है कि सच टायरनी रिमेन्स disturbingly relevant across the societies, marriage, institutions and histories, warning readers against moral blindness and the authoritarian entitlement in the private life। आगे देखिए क्या कहते हैं इसमें कि जो है सच टायरनी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यूज कर रहा है कि इस प्रकार की जो टायरनी है, इस प्रकार की जो ये जुल्म है या जो अत्याचार है, वो क्या करता है कि रिमेन्स डिस्टर्बिंगली, वो डिस्टर्ब कर देता है किसको, रिलीवेंट, और एक उपयोगी चीज को वो बर्बाद कर देता है, परेशान कर देता है। एक रात सोसाइटी, समाज में जो चीज होती है उसको ये बर्बाद कर देता है, जैसे मैरिज है, इंस्टीट्यूशंस है एंड दी हिस्ट्रीज है, इन सारी चीजों को ये बर्बाद कर देता है। अगर आपके अंदर नैतिकता की भावना नहीं है, आप अपने ईगो से करते हैं या टायरनी है या अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, तो किस प्रकार से जो डिस्टर्ब कर देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम को भी वो बर्बाद कर देता है। और वो वार्निंग भी देता है रीडर्स को, पढ़ने वाले को, अगेंस्ट मोरल ब्लाइंडनेस, कि ये नैतिक ब्लाइंडनेस के विरुद्ध भी वो एक बात कहता है। पोएम के जो रीडर्स हैं उनको बताता है कि आपकी नैतिक ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, एंड अथॉरिटेरियन, और जो सत्तावादी या अधिकारवादी जो नहीं होना चाहिए, एंटाइटलमेंट नहीं होना चाहिए, पात्रता या हकदारी नहीं होना चाहिए इन प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ में आप किसी भी चीज पर अपना जो है ये नहीं होना चाहिए कि आप उस पे आप उसके सत्ताधारी हैं, आप उसके हकदार हैं। ये जो प्राइवेट लाइफ है ये एक दूसरे के सहयोग से चलती है, इसका कहने का अर्थ ये है। आगे चलिए देख रहा था पोएम के बारे में पढ़ते हैं, समरी देखते हैं। इन माई लास्ट रचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग प्रेजेंट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग spoken by Duke of Ferrara as he shows a visitor a portrait of his deceased wife। इसमें देखिए ये जो बहुत आराम से इसमें इसको दिखना है कि ये जो पोएम है ना, ये माई लास्ट डचेस जो है ये क्या करती है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है जिसमें वो ड्रामेटिक मोनोलॉग को प्रस्तुत करता है। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग किसके द्वारा बोला गया है, ड्यूक ऑफ फ्रेरा के द्वारा बोला गया है। एज ही शोज, जैसा कि वो दिखाता है, अ विजिटर, एक विजिटर के रूप में दिखाता है। अब पोर्ट्रेट है, एक वो जो उसका चित्रण कर रहा है, ऑफ हिज डिसीज्ड, दिवंगत वाइफ। डिसीज्ड है, ध्यान दीजिएगा कि वो डिसीज्ड है, दिवंगत वाइफ है, जो उसकी दिवंगत वाइफ है उसी के बारे में वर्णन कर रहा है। देखिए, एज द ड्यूक कैजुअली डिस्क्राइब्स द पेंटिंग, जैसा कि वो एक पेंटिंग को कैजुअली डिस्क्राइब करता है। हिज स्पीच ग्रेजुअली रिवील्स हिज डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। इसमें जो ड्यूक की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ड्यूक कैजुअली डिस्क्राइब तो करता है एक पेंटिंग को, और वो इसकी स्पीच जो है ना वो क्रमशः जो है या क्रम से रिवील्स हिज डोमिनेटिंग, उसका जो प्रभाव है तानाशाही है, डोमिनेटिंग के माने होता है तानाशाही, उसकी तानाशाही को खोल रहा है, उसकी तानाशाही प्रश्न, तानाशाह व्यक्तित्व जो है वो उसको खोल रहा है। आगे देखिए, ही क्रिटिसाइज,
वो क्रिटिसाइज करता है द डचेस for smiling too freely and appreciating simple pleasure interrupting her warmth as a disloyalty। जैसे देखिए उसकी एक पिक्चर को शो कर रहा है और उस पिक्चर को शो करके वो जो अंदर से जो है ये है उसको ये कह रहा है कि जो क्रिटिसाइज करता है द ड्यूक जो है पत्नी डचेस, यहाँ पे डचेस के माने पत्नी से है, ड्यूक की पत्नी को डचेस कहा जाता है। मैं पहले बताना भूल गया कि जो ड्यूक की जो पत्नी होती है उसे डचेस कहा जाता है। तो ड्यूक की पत्नी को बताता है फॉर स्माइलिंग टू फ्रीली। उसकी पत्नी जो थी वो खुशमिजाज थी और मुस्कुराती रहती थी, तो वो एक जो है उसकी इमेज के सामने बैठा हुआ है और उसी पे क्रिटिसाइज कर रहा है और कहता क्या है अप्रिशिएटिंग, और वो उसे क्या कहता है फ्रीली एंड अप्रिशिएटिंग, वो अप्रिशिएट करती है सिंपल प्लीजर, जो सामान्य आनंद है उसको वो अप्रिशिएट करती है, उसको एंजॉय करती है। इंटरप्टिंग और समझा रही है, समझती है उसको, क्या करती है हर वार उसको गर्मजोशी से, जो उसकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं या जो उसकी खुशियां हैं उसको बड़ी गर्मजोशी से उसको स्वीकार करती है और इसी को वो डिसलॉयल कहता है। ये जो है बेवफाई कहता है। जो औरत किसी के सामने हरदम हंस हंस के बात करती है तो ड्यूक कहता है ये मेरे प्रति बेवफा थी, क्यों सभी से हंस हंस के बात करती है, क्यों सभी से मुस्कुरा के बात करती है। ये इन्हीं चीजों पे वो क्या करता है क्रिटिसाइज करता है ड्यूक। आगे देखिए क्या है, द ड्यूक बिलीव्स हिज नोबल नेम डिजर्व एक्सक्लूसिव ग्रेटिट्यूड एंड ओबीडियंस। कहता है कि उसका जो नोबल नेम है ना डिजर्व करता है, लायक है, या किसके लायक है, एक्सक्लूसिव विशेष, ग्रेटिट्यूड आभार का, एहसानमंद का, ग्रेटिट्यूड के माने एहसानमंद है, आभार का है, एंड ओबीडियंस जो उसका ये है नोबेल नेम है, अर्थात ड्यूक का जो नेम है उसको जो है एक बहुत ही विशेष आभार के साथ लिया जाना चाहिए। तो वो इस बात को कहता है, ड्यूक का ऐसा सोचना है कि मेरा ड्यूक का पद है, मैं इस पद पे हूं, तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है ये डिजर्व करता है। किस चीज के लिए, एक्सक्लूसिव विशेष ग्रेटिट्यूड, बहुत ही महत्वपूर्ण एहसान का जो है ये लायक है मेरा ये जो पद है। लोग इस पद को जो है समझें कि मेरा पद क्या है, वो अपने आप को यही समझता है। एंड ओबीडियंस, और सब लोगों को मेरे इस पद को ओबीडियंस करना चाहिए, इसको जो है इसकी जो है मानना चाहिए, जो मैं कहूं उससे सब लोगों को मानना चाहिए, चाहे वो मेरी पत्नी ही क्यों नहीं हो। आगे देखिए वो क्या कहता है, रादर देन कम्युनिकेट हिज फीलिंग्स ही chose to exert authority। वो अपनी कम्युनिकेट के बदले वो फीलिंग्स, हिज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग को वो कम्युनिकेट नहीं करता है। ही chose, वो क्या कहता है, वो उसका यूज करता है और किसको, एग्जर्ट, सामान्य या प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी के फॉर्म में उसको मानता है, उसको एक्सेप्ट करता है। वो ये सोचता है कि ये जो मेरी अराजकता के रूप में उसको लेता है, वो अपनी अथॉरिटी को अराजकता के रूप में लेता है कि ये जो मेरी अथॉरिटी है ये बहुत पावरफुल है, ऐसे है वैसे, उसी को ये शो करता है। आगे देखिए हिज चिलिंग स्टेट। डियर स्टूडेंट, यदि आप बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं, एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आप अपनी वैल्यू को शो करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये देखिए, ये जो है ये विशेष प्रकार से 3rd ईयर की स्टूडेंट का ये वीडियो है जो हमारी तरफ 3rd ईयर में है। 3rd ईयर सेमेस्टर 6 का पेपर 1 है। कोर्स टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश का ये एक प्ले है और इसकी यूनिट है 4। इस 4 यूनिट में आपको सिर्फ एक ड्रामा पढ़ना है और इस ड्रामे का नाम है 7 स्टेप अराउंड द फायर बाय महेश दत्तानी। ध्यान दीजिएगा, 7 स्टेप अराउंड द फायर बाय महेश दत्तानी बहुत ही शानदार प्ले है। इसलिए बहुत सी चीजों, बहुत लोगों के
थॉट्स को चेंज कर दिया है। इसमें विशेष प्रकार से हिजड़ों की कहानी है कि हिजड़ों को किस तरीके से समाज से बहिष्कृत किया गया है, लेकिन विशेष मौकों पर उनकी आवश्यकता पड़ती है। उनकी आवश्यकता जब पड़ती है तो उनसे हम दुआएं लेते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन समाज में हम उनको कितनी हे दृष्टि से देखते हैं, इसी का वर्णन इसमें किया गया है कि जो विशेष प्रकार से जो पावरफुल लोग हैं वो इनको किस तरीके से हाशिए पे डाले हुए हैं, किनारे किए हुए हैं, एक तरफ लगाए हुए हैं। उसी पर यह कहानी है। ये थोड़ा सा कहानी को मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सेट किया है। इस कहानी को सिस्टमेटिक तरीके से देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा महेश दत्तानी के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। महेश दत्तानी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेम्पोरेरी इंडियन प्लेराइट। महेश दत्तानी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेम्पोरेरी इंडियन राइटर्स हैं, इस समय के बहुत ही अपने वक्त के बहुत ही मशहूर प्लेराइट हैं। He was born in 1958 in Bangalore, जो बेंगलुरु कहा जाता है इस समय, वो बेंगलोर में 1958 में पैदा हुए थे। He writes in English and focus on social issues। वो इंग्लिश में लिखते हैं और फोकस करते हैं कहाँ, सोशल इश्यूज पे, सामाजिक मामले पर वो अपना करते हैं। इन इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज में सामाजिक इश्यूज है, सामाजिक मैटर है, उसी को ये फोकस करते हैं। समाज की जो बुराइयां हैं, जो समाज में फैली हुई बुराइयां, उन्हीं को ये अपना जो है राइटिंग में प्रयोग करते हैं। ही इज द फर्स्ट इंडियन प्ले राइट इन इंग्लिश टू रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड। ये पहले जो है इंडियन प्ले राइट्स हैं इन इंग्लिश जिनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। हिज प्लेस, ध्यान दीजिएगा, ये जो है साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और ये पहले इंग्लिश राइटर है जिनको ये अवार्ड दिया गया था। हिज प्लेस टॉक्स अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जो प्लेस है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। जो भेदभाव है, जेंडर के बीच जो भेदभाव है उसी का उनको वर्णन करते हैं। सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। एंड कंडीशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपुल, और ऐसे लोग जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, जिनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, समाज के किनारे कर दिया गया है, वैसे लोगों की ये बात करते हैं। सम ऑफ हिज फेमस प्लेज आर फाइनल सोल्यूशन, डांस लाइक अ मैन एंड तारा। ये उनके कुछ मशहूर जो है प्लेज हैं। उसी में जो है दत्तानी गिव्स वॉइस टू द पीपुल हु आर इग्नोर्ड बाय सोसाइटी। दत्तानी अपने प्लेस के द्वारा वो उन लोगों को भी एक आवाज देते हैं, उनको बोलने का चांस देते हैं, अर्थात उन लोगों की बातों को भी एक्सप्रेस करते हैं जो इग्नोर्ड किए गए हैं समाज के द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं, समाज के द्वारा जो है उन्हें जो है दृष्टि से देखा जाता है, जिनको उनकी भी बातें वो कह रहे हैं। हिज राइटिंग इज सिंपल बट पावरफुल। उनकी राइटिंग जो बहुत सिंपल होती है लेकिन बहुत ही पावरफुल होती है। एंड इट शोज द हिडन रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न इंडिया। और ये जो क्या करती है, इनकी राइटिंग जो है पावरफुल है और शो करती है, दिखाती है द हिडन रियलिटीज, जो छुपी हुई वास्तविकता है ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारतीय इंडिया के जो आधुनिक भारत है उसकी वास्तविकता को ये दिखाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले की जब हम बात करते हैं, अब आइए महेश दत्तानी के बारे में जान लिए। इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन जान लीजिए, प्ले का क्या इंट्रोडक्शन है, इस प्ले का क्या मैटर है, इसको जरा जानते हैं। 7 स्टेप अराउंड द फायर इज अ रेडियो प्ले रिटन बाय महेश दत्तानी। ये महेश दत्तानी के द्वारा लिखा गया है जो है 7 स्टेप अराउंड द फायर इन 1998। ये 1998 में लिखा गया है। द प्ले फोकस ऑन द लाइव्स ऑफ हिजड़ाज। ये जो प्ले है वो फोकस करता है हिजड़ों के जीवन पर इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में हिजड़ों की क्या स्थिति है उसी का ये वर्णन करता है कि हिजड़े किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। इट शोज हाउ दे आर ट्रीटेड अनफेयरली एंड इग्नोर्ड बाय सोसाइटी। ये इस प्ले में ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है और कैसे समाज के द्वारा उन्हें इग्नोर किया जाता है। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग वुमन नेम्ड उमा राव। ये कहानी एक उमा राव नाम की औरत पर है, हु इज अ रिसर्च स्कॉलर, जो एक रिसर्च स्कॉलर है। एंड
wants to complete her thesis about हिजरा's life, जो अपनी थेसिस को पूरा करना चाहती है, हिजरा के जीवन से रिलेटेड वो अपनी थेसिस तैयार कर रही है, और उस थेसिस को तैयार करने के लिए वो एक हिजरा से मिलती है, उसी के बारे में ये कहानी है। She struggled and begins to investigate, वो पहले तो संघर्ष करती है ना, वो सॉरी ध्यान दीजिए, स्ट्रगल नहीं, स्ट्रगल्ड है, भटक जाती है। शी स्ट्रगल्ड, वो भटक जाती है। वो देखिए यहां पे मैं वर्ड लाया था स्ट्रगल, और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल पड़ गया। ये जो उमा राव है ये एक रिसर्च स्कॉलर है, और ये जो है रिसर्च स्कॉलर में इसको टॉपिक दिया जाता है हिजरा की जीवन पर लिखने के लिए, कि हिजरा की लाइफ पर आप एक थेसिस तैयार कीजिए। वो हिजरा की थेसिस, हिजरों के जीवन पर थेसिस तैयार करने के लिए एक हिजरा से मिलती है जिसका नाम होता है अनारकली, लेकिन जब वो मिलती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है। अर्थात थेसिस का उसका जो तरीका है, उस थेसिस से हट करके वो क्या करती है, एंड बिगिन टू इन्वेस्टिगेट, वो जो इन्वेस्टिगेट करने लगती है, अर्थात पता लगाने लगती है द मर्डर ऑफ ए हिजरा नेम्ड कमला। एक कमला नाम के हिजरा का मर्डर हुआ रहता है, उसके जो है मर्डर के कारण की किसने मर्डर किया, क्यों हुआ, उसका ये पता लगाने लगती है। कहा तो इसको थेसिस तैयार करनी थी हिजड़ों की लाइफ पर, लेकिन ये स्ट्रगल कर जाती है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रगल और स्ट्रगल में थोड़ा सा अंतर है कि इसमें ए है उसमें यू है। तो स्ट्रगल करती है, भटक जाती है, अपने रास्ते से भटक गई है और इन्वेस्टिगेट करने लगती है एक हिजड़ा जिसका नाम कमला है, उसका मर्डर हो चुका है, उसके मर्डर के बारे में वो इन्वेस्टिगेट करने लगती है। दो, हर इन्वेस्टिगेशन द ऑडियंस लर्न्स अबाउट इनजस्टिस, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए दो, हालांकि हर इन्वेस्टिगेशन, जो उसका इन्वेस्टिगेशन है वो द ऑडियंस लर्न, उसकी इन्वेस्टिगेशन से ऑडियंस को पता लगता है। क्या पता लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है। वो इन्वेस्टिगेट कर लेती है, पता कर लेती है कि इसका कातिल कौन है, लेकिन वो उनको सजा नहीं दिलवा पाती है। लेकिन समाज को ये पता लग जाता है कि इनके साथ इनका कातिल कौन है और इन लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सारी चीजों को पता लगा लेती है, उनके भेदभाव के बारे में पता लगा लेती है कि उनके साथ कैसे इनजस्टिस होता है, पब्लिक को पता चल जाता है कि कैसे इनके साथ अन्याय होता है, कैसे इनके साथ पावर प्रयोग किया जाता है, कैसे इनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये सारी चीजों का पता पब्लिक को लग जाता है, हालांकि कातिलों को उनके अंजाम तक वो नहीं पहुंचा पाती है। द टाइटल, आगे देखिए, आगे आता द टाइटल रिफर्स टू द 7 स्टेप टेकन ड्यूरिंग ए हिंदूज मैरिज सेरेमनी। ये जो टाइटल लिया गया है रिफर्स, वो रिफर करता है, बताता है टू द 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स हैं जो 7 फेरे लिए जाते हैं। स्टेप्स के माने यहाँ पे फेरे हैं, टेकन लिए जाते हैं ड्यूरिंग ए हिंदू मैरिज सेरेमनी। जब हिंदू मैरिज सेरेमनी होती है तो उसमें जो आग के अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, उसी पे लिए जाते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बताता कि ये 7 फेरे किस किस नाम पे लिए जाते हैं, इसमें क्या होता है, कौन सी कस्में होती हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इसमें 7 कस्में होती हैं। द प्ले हाईलाइट्स the irony that hijras are invited to bless marriage but are denied the right to marry themselves। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां पे सेंटेंस लाया हूं कि द प्ले हाईलाइट्स, ये एक प्ले हाईलाइट करता है द आयरनी, एक व्यंग को, दैट हिजराज आर इनवाइटेड, हिजरा को इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है टू ब्लेस मैरिजेस, शादी में उनको ब्लेस करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनको तो इनवाइट किया जाता है, बट आर डिनाइड, लेकिन इनकार कर दिया जाता है राइट टू मैरी देमसेल्फ, कि वो खुद शादी नहीं कर सकते हैं। इस बात को उनसे डिनाइड किया जाता है, इनकार कर दिया जाता है कि हिजड़े खुद शादी नहीं कर सकते, बल्कि शादी में आशीर्वाद ये दे सकते हैं परंतु खुद ये शादी नहीं कर सकते।
मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो इसमें बताता हूं हिजड़ों की पूरी हिस्ट्री क्या है, कहां से ये हुए, कैसे हिजड़े आए, ये सारी चीजें हैं जो कुछ धार्मिक है, कुछ सामाजिक है, कुछ किस तरीके से हिजड़ों का उदय हुआ, कैसे हिजड़े बने, ये सारी चीजें हैं इसमें। तो लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट बनाया है। आगे चलिए थीम की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, थीम की बात करते हैं। द मेन थीम ऑफ द प्ले इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिजड़ास। ये जो मेन थीम है इस प्ले की वो क्या है? सोशल, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है अगेंस्ट हिजड़ा, हिजड़ास के प्रति जो है ये सामाजिक भेदभाव है। हिजड़ास आर ट्रीटेड एज द आउटसाइडर इन द सोसाइटी। इन्हें समाज में आउटसाइडर माना जाता है, अर्थात ये समाज के बाहर की वस्तु इन्हें माना जाता है। दे आर इनवाइटेड टू ब्लेस वेडिंग्स एंड चाइल्ड बर्थ सेरेमनीज बट दे आर नॉट रिस्पेक्टेड एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। इन्हें शादियों में इनवाइट किया जाता है, वो ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, बच्चों के बर्थ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए उनको जो बुलाया जाता है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को रिस्पांस दिया जाता है वैसे इन हिजड़ों को रिस्पांस, इनको सम्मान नहीं दिया जाता है। आगे देखिए, द प्ले शोज क्या करता है? द प्ले शोज हाउ पावरफुल पीपुल यूज देयर पोजीशन। कैसे पावरफुल जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन का, अपनी स्थिति का प्रयोग करते हैं, हाइड द ट्रूथ, सच्चाई को छुपाने के लिए किस प्रकार से पावरफुल लोग जिनकी पोजीशन है समाज में, एक स्थिति है, वो ट्रूथ को किस तरीके से छुपा देते हैं। इट ऑल्सो हाईलाइट जेंडर इनइक्वालिटी एंड द हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी। ये जो है एक चीज को और हाईलाइट करता है, जेंडर इनइक्वालिटी, जो समाज में जेंडर की असमानता है उसको बताता है, और पाखंड भी बताता है, समाज का पाखंड क्या है उसको भी ये शो करता है ये प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज आइडेंटिटी। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम इसमें आती है पहचान की, आइडेंटिटी की। हिजड़ास स्ट्रगल टू फाइंड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। हिजड़ा जो है संघर्ष कर रहे हैं, देखिए यहां पे आ गया स्ट्रगल, संघर्ष कर रहे हैं टू फाइंड रिस्पेक्ट, वो अपने सम्मान पाने के लिए संघर्षरत हैं, एंड एक्सेप्टेंस की उन्हें भी समाज में लोग स्वीकार करें कि वो भी एक लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास भी दिल है, वो भी सोचते हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, वो ये चाहते हैं कि ये हिजड़ा ऐसे विचार रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि कमलास लव एंड सीक्रेट मैरिज शोज दैट हिजड़ास आल्सो हैव फीलिंग एंड डिजायर लाइक अदर्स। ये कमला का प्रेम, उसकी सीक्रेट मैरिज, रहस्यमयी शादी, ये दिखाती है कि हिजड़ा ऑल्सो है, कि हिजड़ा भी रखते हैं फीलिंग एंड डिजायर, उनकी भी फीलिंग होती है, उनकी भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, लाइक अदर्स, जैसे दूसरे लोगों की भावनाएं होती हैं, दूसरे लोगों की इच्छाएं होती हैं, उसी तरीके से इनकी भी कुछ भावनाएं होती हैं। द प्ले ऑल्सो प्रेजेंट, प्ले ये भी प्रस्तुत करता है द थीम ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। ये सच्चाई और न्याय की थीम भी प्रस्तुत करता है। उमा ट्राइज टू डिस्कवर द ट्रूथ। उमा कोशिश करती है कि सच्चाई का पता लगाए, डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम द पावरफुल पीपुल, बावजूद प्रेशर के, उसके ऊपर प्रेशर होता है, किसका? पावरफुल लोगों का, शक्तिशाली लोगों का उसके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि सच्चाई सामने आना चाहिए। थ्रू हर कैरेक्टर दत्तानी shows that education and awareness can challenge injustice। थ्रू हर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर यानी कि उमा राव के कैरेक्टर के द्वारा दत्तानी दिखाते हैं कि एजुकेशन जो है ना एंड अवेयरनेस और जो जागरूकता है कैन चैलेंज इनजस्टिस, इनजस्टिस को, अन्याय को चैलेंज कर सकती है। ये बात है, यहाँ पे एक मेरा विचार है, लेकिन मैं कहीं हंगामा न मच जाए यार, आजकल ऐसे ही बात का पतंगड़ बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल द प्ले क्रिटिसाइजेस सोसाइटी फॉर इट्स क्रूएल एंड डबल स्टैंडर्ड्स। ये जो प्ले जो है ना, कुल मिलाकर के ये प्ले जो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है समाज की फॉर इट्स क्रूएल,
जो इसका जो कुरवेल और जो है डबल स्टैंडर्ड्स जो है उसके ऊपर ये क्रिटिसाइज करता है। जो समाज का दोहरा मानदंड है उसका उसी के ऊपर ये क्रिटिसाइज करता है। आइए प्ले की समरी देखते हैं, पूरे प्ले को समझते हैं यहां से। अब ध्यान दे लीजिए, हालांकि बहुत सी चीजें आप समझ गए हैं लेकिन एंड क्या होता है वो नहीं समझेंगे, इसमें आइए समरी में पता लगता है। द प्ले बिगिंस विद द न्यूज ऑफ हिजराज नेम्ड कमला हु हैज बीन मर्डर्ड। प्ले कहां से शुरू होता है? ये प्ले वहां से शुरू होता है कि एक न्यूज आती है कि हिजरा नेम्ड कमला हु हैज बीन मर्डर्ड, एक कमला नाम की हिजरा का मर्डर हो गया है। उमा राव, a research scholar and the wife of a police superintendent, becomes interested in the case। वो जो है इस केस में वो इंटरेस्टेड हो जाती है। कैसे होती है वो मैं पहले बता चुका हूं, आगे भी आता है कि उमा राव जो कैरेक्टर है इसमें, जो मेन कैरेक्टर है वो एक रिसर्च स्कॉलर है और वो क्या है, द वाइफ ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट की वाइफ है, पत्नी है, और वो इंटरेस्ट हो जाती है इन द केस में। शी इज राइटिंग अ थीसिस ऑन द जेंडर एंड क्लास एंड वांट्स टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ हिजरा। वो एक थीसिस लिख रही है, वो तैयार कर रही है, वो एक थीसिस तैयार कर रही है ऑन जेंडर, जेंडर पर, एंड क्लास, और क्लास पर, और चाहती है अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ हिजरा, वो हिजड़ों की जिंदगी को समझना चाहती है। शी डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट कमला's डेथ, और फिर उसके बाद जैसे मैंने उसमें बताया है कि वो स्ट्रगल, वो डिसाइड नहीं करती है, वो भटक जाती है। होता यह है कि वो उसके जो उसका पति है वो सुपरिटेंडेंट है और उसकी पत्नी है, तो ये ऐसे एक पावरफुल महिला है वो, और वो चली जाती है उस जेल में। उसके जो सुपरिटेंडेंट पति है उसकी जेल में एक हिजरा जो है वो बंद रहती है जिसका नाम अनारकली होता है। उसी से वो हिजड़ों की लाइफ के बारे में जानना चाहती है, लेकिन उसको इतना टॉर्चर किया गया रहता है उसके पहले कि वो बजाय कमला वो अपने जीवन के बारे में बताने के बजाय वो ये बताती है कि तुम चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी क्योंकि तुम लोग मुझे केवल यूज कर रहे हो। तो फिर उसको बताते हैं कि ये पत्रकार नहीं है। पहले वो पत्रकारों से डरती है और फिर उसके बाद ये बताती है कि नहीं, ये पत्रकार नहीं, ये कोई और महिला है और ये सुपरिटेंडेंट की बीवी है, तो पत्नी है। तो वो जो है तैयार हो जाती है बात करने के लिए और बताती है, पहले ही वो कहती है कि मैंने कमला का मर्डर नहीं किया है, मैं कमला की कातिल नहीं हूं। और यहीं से कहानी का सिस्टम चेंज हो जाता है। उमा राव गई होती हैं ये पता लगाने के लिए कि उनके हिजरा के बारे में पता लगा, हिजरों की जीवन के बारे में पता लगाने के लिए और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता लगाने के लिए। बट क्या होता है कि वो अपने रास्ते से भटक जाती हैं और वो जब अनारकली बार बार कहती कि मैंने कत्ल नहीं किया है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने लगती हैं वो कमला के मर्डर का। तो वो डिसाइड करती हैं इन्वेस्टिगेट कमला's डेथ। उमा मीट्स अनारकली, another हिजरा who is arrested for कमला's murder। अनारकली, जो मैं पहले बता चुका हूं कि अनारकली को गिरफ्तार एक दूसरी हिजरा है जिसको कमला के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अनारकली क्लेम्स दैट शी इज इनोसेंट। अनारकली क्लेम्स करती है, अपनी बात करती है, दावा करती है कि मैं इनोसेंट हूं, मैं निर्दोष हूं। उमा फील सिंपैथी फॉर हर। उमा उसके लिए सिंपैथी फील करती है, उसके लिए हमदर्दी फील करती है। एंड ट्राइज टू फाइंड द ट्रूथ, और फिर कोशिश करती है सच्चाई का पता लगाने के लिए। थ्रू कन्वर्सेशन विद अनारकली, अनारकली से बातचीत के दौरान एंड द अदर कैरेक्टर, दूसरे के जैसे उमा लर्न्स अबाउट द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिजराज। जो और भी कुछ हिजड़े हैं, जो हिजड़ों की सरदार है, उससे वो मिलती है, तो उसे पता लगता है कि हिजड़ा कितने डिफिकल्टीज में, कितनी परेशानियों में ये अपनी जीवन जीते हैं। ये सारी चीजें उसको पता लगती है। किसको? उमा राव को। उमा राव इन सारी चीजों का पता लगाती हैं कि किस तरीके से ये अपना जीवन गुजार रहे हैं, किन किन तरीके की परेशानियों को ये फेस कर रहे हैं। दे आर ऑफन इंसल्टेड, वे अक्सर इंसल्ट किए जाते हैं, बीटन पीटे जाते हैं, एंड ट्रीटेड बैडली बाय द पुलिस एंड सोसाइटी। कभी कभी वो समाज के द्वारा, कभी कभी पुलिस के द्वारा भी वो पीट दिए जाते हैं। ये इसमें उसका शो करती हैं।
एज द स्टोरी मूव फॉरवर्ड, जैसे ही कहानी आगे जाती है, उमा डिस्कवर्स दैट कमला वॉज सीक्रेटली मैरिड टू द सुब्बू। अब ये सुब्बू कौन है? ये एक पावरफुल आदमी जो मिनिस्टर है, उनका बेटा है सुब्बू। उससे जो है रहस्यमय तरीके से अर्थात छुप छुपा करके वो शादी कर ली थी कमला जो हिजड़ा थी, अर्थात सुब्बू जो था वो कमला से शादी कर लेता है। द सन ऑफ अ पावरफुल मिनिस्टर, जो पावरफुल मिनिस्टर का बेटा होता है। दिस मैरिज वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी बिकॉज कमला वॉज अ हिजड़ा। ये जो शादी जो थी वो समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी क्योंकि कमला तो हिजड़ा थी। सुब्बू ट्रूली लव्ड कमला। सुब्बू जो था मिनिस्टर का जो बेटा था वो वास्तव में कमला से प्यार करता था, बट हिज फादर कुड नॉट एक्सेप्ट देयर रिलेशनशिप। लेकिन उसके पिता जो है उनके रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं कर सकते थे। द मिनिस्टर वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज सोशल स्टेटस एंड पॉलिटिकल कैरियर। जो मिनिस्टर जो थे वो चाहते थे कि वो अपने सामाजिक स्टेटस को और पॉलिटिकल कैरियर को प्रोटेक्ट कर ले, सुरक्षित कर ले। ये उनका विचार था। ये एक छोटी सी बात आई थी कि कमला का मर्डर क्यों होता है। कमला का मर्डर इसलिए होता है कि उसने सुब्बू से शादी कर ली थी और सुब्बू एक मिनिस्टर का बेटा था। मिनिस्टर इस बात को शो करना नहीं चाहते थे कि उनके बेटे ने एक हिजड़े से शादी कर ली है। अगर वो पता चल जाएगा, ये राज खुल जाएगा, तो उनकी समाज में किरकिरी हो जाएगी, समाज में वो लोग उनको हे दृष्टि से देखने लगेंगे और उनका जो है पॉलिटिकल जो कैरेक्टर है, जो पॉलिटिकल जो स्टेटस है वो जो है खराब हो जाएगा या यूं कह लीजिए कि बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो उस शादी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। द ट्रूथ इज स्लोली रिवील्ड, और जो सच्चाई जो है वो धीरे धीरे खुलती है। कमला वॉज किल्ड टू हाइड द सीक्रेट मैरिज। कमला को का कत्ल किया गया था। क्यों कत्ल किया गया था? सीक्रेट मैरिज को छुपाने के लिए। द मिनिस्टर अरेंज हर मर्डर। मिनिस्टर ने उसके मर्डर अरेंज किया था टू अवॉइड शेम। शर्म से बचने के लिए उसको जो है उसका कत्ल का उन्होंने इंतजाम किया था। सुब्बू कुड नॉट लिव विदाउट कमला। लेकिन सुब्बू जो था वो कमला के बिना रह नहीं सकता था। एंड लेटर कमिट सुसाइड, और बाद में वो खुद सुसाइड कर लेता है। बाई सेटिंग हिमसेल्फ ऑन फायर ड्यूरिंग हिज वेडिंग सेरेमनी। जब उसकी फिर शादी होने वाली होती है, उसी शादी की सेरेमनी में वो रिवॉल्वर निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। दिस ट्रेजिक एंडिंग शोज द क्रूएल्टी ऑफ सोसाइटी, और यही जो ट्रेजिक एंडिंग जो होती है वो समाज की क्रूएल्टी को दिखाती है। उमा रियलाइज दैट जस्टिस में नेवर बी गिवन टू कमला, कि न्याय कभी कमला को नहीं मिल सकता। पावरफुल पीपुल इसके पनिशमेंट, और जो पावरफुल पीपुल है जो वास्तव में जिन्होंने उसका कत्ल करवाया था वो बच जाते हैं इससे। किससे बच जाते हैं? जो उनकी क्रूएल्टी है, जो उनका जो ये है, उससे वो बच जाते हैं। पावरफुल पीपुल जो है उसको जो पनिशमेंट से बच जाते हैं। अनारकली इज पनिश्ड। अनारकली को सजा दी जाती है। इवन दो शी इज इनोसेंट, हालांकि वो निर्दोष है, फिर भी उसी को सजा दे दी जाती है। द प्ले एंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। प्ले एंड होता है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ अबाउट इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। समाज में जो असमानता है और अन्याय है, उसी मैसेज के साथ प्ले एंड होता है। द टाइटल 7 स्टेप अराउंड द फायर रिफर्स टू द 7 स्टेप्स इन अ हिंदूज वेडिंग रिचुअल्स। जो ये जो टाइटल है 7 स्टेप अराउंड द फायर, ये रिफर करता है, संकेत करता है टू द 7 स्टेप्स, 7 फेरों का, इन अ हिंदूज वेडिंग रिचुअल, जो हिंदू रिचुअल में जो इसका प्रयोग किया जाता है उसी को ये इसमें शो करता है। कौन? ये जो प्ले का ये है 7 स्टेप, ये रिचुअल्स को शो करता है। और क्या करता है? इट सिंबलाइज, ये सिंबलाइज करता है लव एंड कमिटमेंट। ये लव और कमिटमेंट, कमिटमेंट के माने यहाँ पे प्रतिबद्धता है कि वो लव और कमिटमेंट प्रतिबद्धता को ये शो करता है। बट इन दिस प्ले द सैक्रेड रिचुअल, जो सैक्रेड रिचुअल है, पवित्र रिचुअल है, बिकम्स अ सिंबल ऑफ ट्रेजेडी। ये एक सिंबल ऑफ ट्रेजेडी बन जाता है एंड हिपोक्रेसी, और एक पाखंड का एक सिंबल बन जाता है, एक पहचान बन जाता है। द प्ले शोज
दैट हिजड़ाज आर ह्यूमन बींग्स। प्ले ये कहता है कि हिजड़ा ह्यूमन बींग्स हैं विद इमोशन, इनका इमोशन है, एंड ड्रीम्स इनके स्वप्न हैं। दे डिजर्व लव, रिस्पेक्ट एंड इक्वल राइट्स। उनकी जो है वो भी डिजर्व है, वो भी हकदार हैं, उनका भी इच्छा है कि उन्हें प्यार मिले, सम्मान मिले, इक्वल राइट्स मिले, समान अधिकार मिले। ये चीज इसमें शो की गई है, दिखाई गई है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हिंदी देख सकते हैं, बस हिंदी को थोड़ा सा सहयोग के लिए प्रयोग कीजिएगा, इस पर डिपेंड ना होइएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी पर सहयोग करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है घायल हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश से बीए कर रहे हैं तो हिंदी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड ना होइएगा। मैं केवल आपको थोड़ा सा सहयोग के लिए मैं हिंदी डाल दिया हूँ, और मैं तो खुद ही हिंदी के खिलाफ हूँ। यहाँ पर ये आप हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, इंग्लिश में हिंदी को इन्वॉल्व करने के खिलाफ हूँ, ठीक ना। आप लोग अदरवाइज मत ले लीजिएगा। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द प्ले। सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक भेदभाव जो है उसको जो है दिखाया गया है, उसकी थीम को आपको एक्सप्रेस करना है। बड़े शानदार तरीके से मैंने ऊपर बता दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पास करके देख सकते हैं आराम से इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये जो इसका भी मैंने हिंदी डाल दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ उमाराव। उमाराव के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है आपको। ये भी देखिए बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको लिखा है, शॉर्ट है लेकिन बहुत यूजफुल है। उमाराव का कैरेक्टर आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल 7 स्टेप अराउंड द फायर। 7 स्टेप अराउंड द फायर के महत्व को बताइए, सॉरी टाइटल के महत्व को बताइए। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आराम से आप वीडियो पास करके चाहे जैसे भी आप देखना चाहें इसको देख सकते हैं। हिंदी इसका भी दे दिया है मैंने, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज महेश दत्तानी पोर्ट्रेज द कंडीशन ऑफ हिजड़ाज इन द प्ले। कैसे महेश दत्तानी ने चित्रण किया है हिजड़ों का, उसका वर्णन करना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसका अध्ययन करते जाइए। शॉर्ट ज्यादा क्वेश्चन मैंने छोटे क्वेश्चन दिए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रोल ऑफ द पावर एंड पॉलिटिक्स इन द प्ले। पावर और पॉलिटिक्स का जो पावर है और पॉलिटिक्स का जो रोल है उसका बताइए कि क्या रोल है पावर का, क्या रोल है पॉलिटिक्स का, इसको बताना है। इससे आप परिचित भी होंगे। इसका भी हिंदी दे दिया है, देख लीजिएगा। ये कुल 5 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले थे। क्वेश्चन बहुत लंबे नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन का अध्ययन कीजिएगा क्योंकि आपको परीक्षा में एग्जाम ही देने हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त आपका सहपाठी हो, सहपाठियों को या आपका कोई भी जानने वाला हो जो इंग्लिश के साथ या इंग्लिश से बीए कर रहा हो या एमए कर रहा हो और उसको प्रिस्क्राइब्ड ये प्ले हो, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको जो है हार्दिक धन्यवाद दूंगा। मैं आपका जो है इसके लिए अभिनंदन भी करूंगा। आप जो है वीडियो में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और जो है आपका भविष्य इससे संभलेगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर लिखिए और बहुत ही स्ट्रिक्टली आंसर लिखिए। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक